दिल्ली जिसे दिलवालों की नगरी कहा जाता है, जो भारत की राजधानी भी है और जहां पर एक से बढ़कर एक सरकारी इमारतें भी मौजूद हैं, यानी नई संसद से लेकर पुरानी संसद और राष्ट्रपति भवन से लेकर प्रधानमंत्री भवन यही मौजूद है। तो वहीं दूसरी तरफ दिल्ली में मौजूद चाणक्यपुरी के एक सुनसान जंगल में एक ऐसा खंडहरनुमा 700 साल से भी पुराना महल मौजूद है, जिसे आज के समय में एक भूतिया हवेली के नाम से जाना जाता है, जहां पर शाम के 7:30 बजते ही वहां पर किसी को भी जाने की अनुमति नहीं दी जाती है, क्योंकि उस महल से स्थानीय लोगों के द्वारा ऐसा कहा जाता है कि रात में 3 लोगों की चीखने चिल्लाने की आवाजें वहां से आती हैं। तो आखिर कौन है वो 3 लोग जिनका संबंध इस महल से है? क्या सही में उनकी आत्मा इस महल में रहती हैं, या फिर ये एक अफवाह भरी कहानी है? तो इसके पीछे की कहानी और इसकी सच्चाई को जानने के लिए आपको इस वीडियो को पूरा अंत तक देखना होगा। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। तो दिल्ली की सबसे डरावनी जगहों के नाम गूगल पर अगर आप तलाशेंगे तो जो पहला सबसे ऊपर नाम आएगा वो होगा मालचाम महल का, जिसको लेकर तरह तरह की कहानियां आज के समय में मौजूद हैं। लेकिन फिर भी अधिकतर लोगों को तो इसके जगह के बारे में पता ही नहीं है कि आखिर ये जगह है कहाँ, और जिन्हें पता भी है उनको ये नहीं पता कि आखिर इस जगह पर जाए कैसे जाए। तो अगर बात करें इस जगह के बारे में तो चाणक्यपुरी के सुनसान जंगली इलाकों के बीचों बीच जंगल में स्थित है ये महल, जिसको ढूंढ पाना आसान काम नहीं है। और जैसा कि आप तस्वीरों में देख भी सकते हैं कि वक्त की मार ने इस जगह को और ज्यादा खंडहर और डरावना बना दिया है, जिसको लेकर एक सवाल हमेशा से उठता आया है कि क्या ये जगह सही में भूतिया है। तो आज के दौर में मालचा महल को न सिर्फ दिल्ली की बल्कि देश की सबसे डरावनी जगहों में से एक माना जाता है। लेकिन फिर भी अगर हम सही से बात करें तो ये जगह इतनी ज्यादा डरावनी नहीं है जितनी डरावनी और रोचक इसकी रहस्यमयी कहानी है। तो असल में मालचा महल कोई महल नहीं बल्कि एक शिकारगाह हुआ करती थी, जिसका संबंध तुगलक वंश के शासक फिरोज शाह तुगलक के साथ था। और फिरोज शाह तुगलक ने इस महल को साल 1925 के आसपास बनवाया था। अब चूंकि उस दौरान दिल्ली में घने जंगल हुआ करते थे और तुगलक भी शिकार का शौकीन था, इसलिए उसने 3 शिकारगाह तैयार किए थे, जिसमें पहला था पीर काबिल, दूसरा था भोली भिटियारी का महल और तीसरा था ये महल जिसका नाम है मालचाम महल। लेकिन मजेदार की बात तो यह है कि फिरोज शाह तुगलक से जुड़े इन तीनों शिकारगाहों को लेकर कई डरावने किस्से और कहानियां मौजूद हैं। तो अगर हम बात करें इस मालचाम महल के बारे में तो इसके इतिहास के बारे में कुछ ऐसा कहा जाता है कि एक बार शिकार के दौरान फिरोज शाह रास्ता भटक गया था और तब एक कबीले की बच्ची ने उसे रास्ता बताया था, और कहते हैं कि तुगलक ने यह शिकारगाह उसके सम्मान में ही बनवाया था। यानी मालचा महल को पहले बिस्तरदारी महल के नाम से भी जाना जाता था। तो ये तो बात रही महल से जुड़ी कुछ बुनियादी जानकारी, मगर जिस कहानी को सुनकर लोगों के रोंगटे खड़े हो जाते हैं वो कहानी इसके काफी बाद की है। तो असल में साल 1975 से लेकर 76 के वक्त दिल्ली ने एक बड़ी ही अजीबोगरीब घटना का सामना किया था। तो घटना ये हुई थी कि नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर एक मध्य आयु की महिला अपने 2 बच्चों और अपने साथ 10 कुत्तों को लेकर आ गई थी, और फिर वहीं अपना उसने डेरा जमा लिया था। यानी दिल्ली रेलवे स्टेशन की भागदौड़ के बीच प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर बैठी वो महिला धरना प्रदर्शन करने लगती है। बाद में ये पता चलता है कि वो महिला कोई और नहीं बेगम विलायत महल की है, जो कि अवध के भूतपूर्व नवाब वाजिद अली शाह की परपोती होने का दावा कर रही थी। और जब भारत पर अंग्रेजों का रूल हुआ करता था तो ब्रिटिश साम्राज्य में अंग्रेजों ने नई नीति के तहत नवाबों से उनकी शक्ति और नवाबी छीन ली थी, जिसका शिकार उस जमाने के अवध के नवाब वाजिद अली शाह को भी झेलना पड़ा था। और आजादी के इतने वर्षों के बाद बेगम विलायत महल अपने 2 बच्चों, जो कि राजकुमारी सकीना थी और राजकुमार अली रजा थे, उनके साथ दिल्ली आ गई थी और सरकार से अपनी पुरानी हवेली यानी जो मालचा महल था उसको मांगने के लिए दिल्ली रेलवे स्टेशन पर धरना लगाकर बैठ गई थी। और उस जमाने में लोगों के लिए ये अचरज की बात थी कि कोई महिला आखिर कैसे प्लेटफॉर्म पर आकर धरना दे सकती है। लेकिन जो भी उनकी कहानी सुनता वो सुनते ही अचंभित हो जाता। और उस समय यह घटना इतनी ज्यादा फेमस हो गई थी, पूरे भारत के साथ साथ विदेश में भी फैलने लगी थी। इस घटना के बाद रेलवे अधिकारियों ने उनको वहाँ से हटाने की कोशिश की, मगर वो उन्हें हटा नहीं पाए और उन्होंने अपना धरना जारी रखा। और आपको ये जानकर हैरानी होगी कि यह धरना इतना ज्यादा लंबा चला था जितना कि पूरे भारत में कोई धरना नहीं चला होगा। यानी रानी के द्वारा दिया गया धरना 9 साल तक अपने बच्चों राजकुमारी सकीना और राजकुमार रजा के साथ दिया था।
और तब जाकर साल 1984 की शुरुआत में तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने इस मामले पर संज्ञान लेते हुए बेगम विलायत के बीच बातचीत शुरू हुई और एक लंबे अंतराल के बाद एक फैसला सामने आया। यानी ये स्पष्ट हो गया था कि उन्हें वापस अवध की गद्दी तो नहीं मिलेगी, मगर रहने और गुजर बसर करने के लिए वो दिल्ली के किसी पुरानी धरोहर को अपना ठिकाना बना सकती थी। तब ऐसा कहा जाता है कि बेगम विलायत महल ने इसी मालचा महल में अपना डेरा जमाने का फैसला लिया। लेकिन सबसे हैरानी की बात तो ये थी कि जिस मालचा महल को उन्होंने अपने रहने के लिए चुना था वो धीरे धीरे खंडहर में तब्दील हो चुका था। वहाँ पर न लाइट की सुविधा थी और न ही पानी की सुविधा थी, लेकिन फिर भी बेगम विलायत खान ने ये जगह पसंद की और फिर वो अपने दोनों बच्चों और कुछ नौकरों के साथ करीबन 25 कुत्तों के साथ साल 1985 में मई के महीने में मालचा महल में रहने के लिए आ जाती हैं। अब यहाँ तक तो सब कुछ ठीक से हो जाता है, लेकिन यहीं से अब शुरू होता है कहानी का दूसरा हिस्सा। यानी सदियों से वीरान पड़े मालचा महल में साल 1985 से लेकर करीबन 2017 तक बेगम विलायत महल के परिवार के सदस्य इसी महल में रहा करते थे। और अचरज की बात तो यह है कि उस जगह पर ना तो बिजली की व्यवस्था थी और ना ही पानी की थी। तो पिछले 30 वर्षों से भी अधिक वर्षों तक कोई वहाँ कैसे रह सकता है, ये खुद में एक रहस्य है और आज के दौर में हम कल्पना भी नहीं कर सकते ऐसे रहने की, जबकि वहाँ तथाकथित अवध के नवाब के वंशज 30 सालों तक सांपों, छिपकलियों और चमगादड़ों के बीच रह रहे थे। और ऐसा कहा जाता है कुछ लोगों के द्वारा कि कोई उनके इस इलाके में न आए। इसकी सुनिश्चितता के लिए उन्होंने करीबन 25 कुत्तों को खुला छोड़ दिया और फिर समय बीतता गया तो इस जगह से धीरे धीरे सभी नौकर काम छोड़कर यहाँ से चले गए और कुछ मर भी गए और कहाँ गए किसी को कुछ पता ही नहीं लगा, जिसके बाद से समय ने रहस्य का एक और पर्दा उस पर ढक दिया। यानी ऐसा कहा जाता है कि बेगम विलायत महल के परिवार ने भले ही बाकी दुनिया में कोई रुचि नहीं रखी हो, मगर दुनिया की रुचि उनमें कम नहीं हुई, क्योंकि सबको यही लगता था कि इस परिवार के पास कोई गुप्त खजाना है जिसे उन्होंने इस महल में सुरक्षित रखा है, जिसके कारण से चोर और डाकुओं की नजर हमेशा से इस महल में बनी रहती थी। लेकिन कुत्तों के डर से किसी की भी हिम्मत नहीं पड़ती कि इस महल की ओर वो आएं और यहाँ चोरी करें। और ये सभी घटनाएं हो रही थीं साल 1993 के समय में। लेकिन इसके साथ ही एक और घटना साल 1993 के सितंबर महीने में होने वाली थी। यानी कुछ विशेषज्ञों के अनुसार ऐसा कहा जाता है कि एक रोज बेगम विलायत महल ने अपनी हीरे की अंगूठी को निगलकर खुद आत्महत्या कर लेती हैं और फिर उनकी मौत के बाद उनके शरीर को महल के पीछे ग्राउंड में रानी के दोनों बच्चों ने दफना दिया। और इस घटना के बाद ऐसा कहा जाता है कि डाकुओं का शक और गहरा हो गया, क्योंकि उनको ऐसा लग रहा था कि हो ना हो रानी और उनके बच्चों ने खजाना इसी जगह पर गाड़ा होगा। लेकिन उनको ये नहीं पता था कि इस जगह पर खजाना नहीं बल्कि रानी की कब्र बच्चों ने खोद रखी है। और अब चोरों ने जब महल से खजाना चोरी करने के मकसद से रानी के कब्र को खोदना शुरू किया तो कुत्तों ने उन पर हमला कर दिया, जिसके कारण से उन चोरों ने कुछ कुत्तों को जहर दे दिया। लेकिन बाकी के बचे कुत्ते उन पर हमला करने लगे। और जब राजकुमार रजा शोर सुनकर महल के पीछे आते हैं जहां पर उन्होंने रानी को दफनाया होता है तो चोर उनको देखकर वहां से भाग जाते हैं। और आज के समय में भी यदि आप देखेंगे तो पाएंगे कि फर्श पर नए तरह का पत्थर लगा है। और इस घटना के बाद ऐसा कहा जाता है कि खजाना तो चोरों को नहीं मिला, मगर कुछ चांदी के बर्तन, घड़ी और कुछ अन्य कीमती सामान लेकर डाकू जरूर वहाँ से भाग गए थे। और अब क्योंकि चोरों के द्वारा विलायत महल की कब्र खोद दी गई थी, इस वजह से लाश उनकी बाहर आ गई थी। इस घटना ने राजकुमार रजा और राजकुमारी सकीना को बेहद ही आहत में डाल दिया था। और कहते हैं कि उन दोनों ने अगले 10 दिन तक महल के बड़े हॉल की मेज पर बेगम विलायत महल का शरीर रखकर लगातार रोते रहते थे। बाद में उनके शरीर को दफनाने की जगह उन्होंने जला दिया। यानी बेगम विलायत की मौत के बाद भी खाने के मेज पर उनके लिए खाना लगाया जाता था। और इस घटना के कुछ साल बाद राजकुमारी सकीना की भी संदिग्ध अवस्था में मौत हो जाती है। यानी राजकुमार ने कई महीनों तक इसके बारे में किसी को भी नहीं बताया था, लेकिन काफी समय के बाद अपने एक साथी को लिखे पत्र में उन्होंने ये स्वीकार किया कि उनकी बहन मर चुकी है
और उनके शरीर को उन्होंने स्वयं दफना दिया है। और अब माँ और बहन की मृत्यु के बाद राजकुमार रजा अगले कई सालों तक अकेले ही उस जगह पर रह रहे थे, बिना किसी सहायता के, बिना किसी सुविधा के। और अब उनके साथ 10 कुत्तों में से सिर्फ 2 ही कुत्ते बचे हुए थे और एक बंदूक, जिसके लिए उन्होंने सरकार से विशेष अनुमति मांगी थी। ये बेगम विलायत महल के साथ हुई घटना के बाद यदि भविष्य में कभी भी किसी ने उनके क्षेत्र में कदम रखने का प्रयास किया तो उसे जान से मार दिया जाएगा। और आपको ये जानकर हैरानी भी होगी, ये परमिशन उनको मिल भी गई थी, जिसके बाद से ऐसा कहा जाता है कि राजकुमार अली रजा उस सुनसान महल में अकेले ही रह रहे थे। और ऐसा कहा जाता है कि कभी कभी उनसे मिलने दिल्ली अर्थ स्टेशन से कोई मिलने आ जाता था, या फिर कभी कभार उनसे पुलिस मिलने आ जाया करती थी। इसके अलावा उनका सार्वजनिक जीवन से कुछ और नाता नहीं था, क्योंकि खंडहर नुमा महल के आगे लगे गेट पर यह लिख रखा था कि जंगली कुत्तों से सावधान, और अगर कोई महल में प्रवेश किया तो उसको गोली मार दी जाएगी, जिसके कारण से कई लोग राजा को सनकी और पागल समझते थे। लेकिन ऐसा कहा जाता है कि कभी कभी इंग्लैंड से किसी अनजान व्यक्ति का मनी ऑर्डर इस महल में आता था, और इस मनी ऑर्डर में आए हुए पैसे के अलावा उनके पास आमदनी का कोई भी जरिया नहीं था। लेकिन ऐसा भी नहीं था राजकुमार रजा पढ़े लिखे नहीं थे, क्योंकि उनके बारे में ऐसा कहा जाता है कि वो पढ़े लिखे ग्रेजुएट थे और उनकी अंग्रेजी भी काफी अच्छी थी। लेकिन फिर भी उनको नौकरी करना गवारा नहीं था। वो एक ऐसी दुनिया में जी रहे थे जिसमें खुद को वो राजकुमार समझ रहे थे, जिस कारण से ही उनकी स्थिति बद से बदतर होने लगी थी। जिस कारण से साल 2017 में सितंबर महीने में राजकुमार अली रजा की मौत हो जाती है। और ऐसा कहा जाता है कि उनकी मौत डेंगू की वजह से हुई थी। वहीं कुछ लोगों के द्वारा ऐसा कहा जाता है कि वो सालों से डिप्रेशन में थे, और जब उन्हें डेंगू हुआ था तब भी उन्होंने अस्पताल में इलाज कराने से इनकार कर दिया था, क्योंकि एक नवाब के तौर पर यह उनकी शान के खिलाफ था। लेकिन ये तो शुक्र की बात है कि हर शाम गश्त पर आने वाली पुलिस का, वरना अकेलेपन में रह रहे राजकुमार रियाज की मौत के बारे में भी लंबे वक्त तक किसी को पता ही नहीं चलता। लेकिन एक चीज जानकर आपको ये भी आश्चर्य होगा कि उनकी मृत्यु के बाद द न्यूयॉर्क टाइम्स में भी एक रिपोर्ट छपी हुई थी, जिसमें यह बताया गया था कि इस परिवार का अवध के नवाब से कोई भी संबंध नहीं था। मगर असलियत क्या थी, ये उन तीनों के शरीर के साथ ही कब्र में दफन हो गई। और ये कहानी साल 1985 से लेकर 2017 तक, यानी राजकुमार रियाज की मृत्यु तक, इन 30 वर्षों से भी अधिक सालों में पहली बार ऐसा हुआ कि लोग बिना किसी बंदिश के इस इलाके में गए। और जब वो उस महल में गए थे तो वहाँ पर उन्हें अलमारी और कई बर्तन और घड़ियां, और यहाँ तक कि राजकुमार सकीना द्वारा बेगम विलायत महल पर लिखी गई किताब भी मिली थी, और कई पत्र दस्तावेज भी मिले थे। मगर लोगों की आवाजाही के कारण सब धीरे धीरे या तो गायब हो गया या फिर सारी चीजें नष्ट हो गई। लेकिन आज के समय में दिल्ली टूरिज्म के मुताबिक इस महल की सैर करने के लिए शाम 5:30 बजे से लेकर शाम 7 बजे तक का समय निर्धारित किया गया है, और महल में कम से कम 6 लोगों का एक ग्रुप और अधिक से अधिक 20 लोगों का ग्रुप ही प्रवेश कर सकता है। और आज के समय में इसे दिल्ली में हॉन्टेड प्लेस के नाम से भी जाना जाता है। लेकिन फिर भी कुछ लोगों के द्वारा ऐसा कहा जाता है कि जब शाम हो जाती है तो इस जगह पर से अजीब सी चीखने चिल्लाने की आवाजें आती हैं, मानो कोई इंसान दर्द से चीख रहा हो। अब वो चीख रानी की है, राजकुमार की है, या फिर राजा की बहन की है, ये कहना काफी ज्यादा मुश्किल है। लेकिन अगर आपको ये रहस्यमयी कहानी अच्छी लगी तो इस वीडियो को अधिकतर लोगों के साथ शेयर करिएगा। फिर मिलते हैं किसी दूसरे टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।